हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। आज आप सभी का वी आर गोदारा चैनल पर स्वागत है। तो आज क्या है, अपन भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे, जो कक्षा 11वीं के भारत की भूगोल किताब का अध्याय फर्स्ट है, जिनके अंदर हम विविध प्रकार के जो उसके अंदर पाठ्यक्रम में इस स्थिति के बारे में ब्यौरा दिया गया है, उनके बारे में विस्तृत नोट्स के माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता ही है या विदित है कि जो भारत है, भारत एक उपमहाद्वीप या फिर देश है जो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। और एशिया महाद्वीप की स्थिति अपने इस विश्व के अंदर देखा जाए तो किस और है, फिर हम देखेंगे उसके बाद में अपना भारत को। यानी जो ये एक आपको शायद चित्र दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर इस चित्र के अंदर स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि यह अपना एक गोल घेरा है। इस गोल घेरे के अंदर दो रेखाएं खींची हुई है, जिसमें एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची हुई है और एक 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है। तो यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इनको हम और भी अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसके अंदर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर इनको विषुवत रेखा, या फिर इनको भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और हाँ, यह रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। अब विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वर्त, ये जो गोल घेरे वाला जो वर्त है, यह विश्व को, यानी अपना जो विश्व है, विश्व की भूमि को बराबर 2 भागों में बांटने का कार्य किया जाता है इनके द्वारा, इसलिए इनको विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अब मैंने कहा था एक इसका दूसरा उपनाम है जो भूमध्य रेखा के रूप में। क्या है? भूमध्य रेखा के रूप में। अब भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा भी हम उनको बोल सकते हैं जिनको, यानी कि एक भूमि यानी इस पूरे विश्व की जो भूमि है, उनको बराबर 2 भाग्यों में यानी मध्य से बांटने का कार्य किया जाता है इनके द्वारा, इसलिए उनको भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ये हो गया। ये होने के बाद में देखेंगे जो यह 0 डिग्री यह अक्षांश रेखा खींची गई है, इनसे जो ऊपरी भाग है यह किस गोलार्ध के रूप में देखने को मिलता है, और ये दक्षिणी भाग है, ये किस गोलार्ध के रूप में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जो यह अपने 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इनसे ऊपर वाला भाग है, जो ऊपरी भाग है, अर्धवर्त के रूप में यह भाग है, यह आपके किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार जो दक्षिणी भाग, यानी इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से दक्षिण वाला जो भाग है, वह इस दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यह तो हो गया उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। यानी कि इस विश्व को 2 भागों में बांटने का कार्य किया किसने? इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने। इसने कितने गोलार्धों में बांटा? इसको 2 भागों में, यानी एक उत्तरी गोलार्ध जो उत्तरी भाग, और दक्षिण वाला दक्षिण गोलार्ध के नाम से जाना गया। अब उसी प्रकार एक और रेखा है जो खड़ी खींची गई रेखा है, ये इस रूप में खींची गई रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानी जाती है। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके और भी नाम है, जिसमें पहला नाम है आपके ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, यह भी इनके उपनाम है। यानी कि इस रेखा को, कौन सी रेखा को? 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इनको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है और प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रधान मध्याह्न रेखा क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि यह एक विश्व की समय मानक रेखा के रूप में भी जानी जाती है, इसलिए इनको यानी प्रधान मध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। प्रधान का मतलब मुख्य। और ग्रीनविच रेखा क्यों कहा गया? ग्रीनविच रेखा इनका नाम इसलिए पड़ा है, किनका? इनका, यानी 0 डिग्री देशांतर का नाम ग्रीनविच रेखा इसलिए पड़ा है क्योंकि यह इंग्लैंड के अंदर एक ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, इसलिए इनका नाम ही ग्रीनविच रेखा पड़ गया। अब यह चीज़ें अपन ने जैसे ही जानी, यानी आपको इस 0 डिग्री देशांतर के बारे में मैंने यह बताया। अब इसने भी इस वर्त को बराबर 2 भागों में बांटा है। जब इसने बांटा तो इसने भी अपने इस पृथ्वी को बराबर 2 गोलार्धों के अंदर बांट दिया था। जो पश्चिमी भाग, यानी पश्चिमी भाग के रूप में है, यानी पश्चिम के अंदर अपन जाएंगे तो अपने को पश्चिमी गोलार्ध देखने को मिलेगा। उसी प्रकार हम पूर्व की ओर जाते हैं तो पूर्वी गोलार्ध के अंदर इसने बांट दिया, यानी कि यह लिखा हुआ पड़ा है
एक पश्चिमी गोलार्ध और दूसरा पूर्वी गोलार्ध। यानी पूर्वी भाग के अंदर पूर्वी गोलार्ध हो गया, किससे पूर्व में, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व के 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी भाग के अंदर पूर्वी गोलार्ध, और उसी प्रकार पश्चिमी भाग के अंदर पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना गया। अब देखते हैं कि इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आधार पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत है वो, यह एक नक्शा दिख रहा है, यह भारत का नक्शा है। किसका है, भारत का। अब भारत का नक्शा है तो भारत, वास्तव में भारत की स्थिति क्या है, तो जब 0 डिग्री अक्षांश यानी अक्षांश रेखा के आधार पर देखा जाए, यानी इस अक्षांश रेखा के आधार पर भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। यानी इस रेखा से ऊपर पाया जाता है भारत। कहाँ पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। इसलिए भारत की स्थिति अक्षांश के आधार पर तो उत्तरी गोलार्ध है। और उसी प्रकार देखा जाए इस देशांतर के आधार पर तो भारत की स्थिति कैसी है, पूर्व की ओर, क्योंकि भारत है वो पूर्व में स्थित है, इसलिए भारत की स्थिति हो गई पूर्वी गोलार्ध के अंदर। अब इन दोनों को, यानी भारत की एक वास्तविक स्थिति की बात की जाए तो भारत है वह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। किस गोलार्ध के अंदर स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। अब उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित किस प्रकार है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। उसी प्रकार यह भाग है जो पूर्वी गोलार्ध हो गया। अब इन दोनों के जो मध्य वाला भाग है ये आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। यानी कि अपने भारत की स्थिति की बात की जाए तो अब भारत है उनकी एकदम वास्तविक स्थिति की बात की जाए तो भारत, वैश्विक दृष्टि से भारत की स्थिति की बात की जाए तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है या फिर पाया जाता है। फिर यह होने के बाद में हम थोड़ा भारत के विस्तार को भी देख लेंगे। भारत के विस्तार को देख लेंगे तो आपको पता ही है, जो ये खड़े वाली रेखा है, ये रेखा कौन सी है, देशांतर रेखा है। उसी प्रकार ये आड़े वाली रेखा है वो अक्षांश रेखा है। अब देखते हैं कि भारत की कितनी लंबाई है और कितनी चौड़ाई है। तो भारत की लंबाई की बात की जाए, जो देशांतर के रूप में करेंगे, तो भारत की लंबाई मुख्य रूप से भारत की लंबाई है आपके 3014 किलोमीटर। यानी कि जो यह भारत है, भारत की लंबाई की बात की जाए तो भारत की लंबाई है आपके 3214 किलोमीटर। यानी कि इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इनकी लंबाई कितनी हो गई है, 3214 किलोमीटर हो गई। उसी प्रकार देखा जाए पूर्व से पश्चिम भाग की भारत की चौड़ाई कितनी है, तो भारत की गुजरात के गौर माता स्थान से लेकर के जो किबिथु अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वी भाग के अंदर है, इनके मध्य की जो दूरी है यह आपके 2933 किलोमीटर पाई जाती है। तो यह हो गया है आपके विस्तार किसका, इस भारत का, इस नक्शे के हिसाब से हो गया। अब अपन आगे चलते हैं, धीरे धीरे आगे चल करके हम किन को जानेंगे। तो यह आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि वैश्विक दृष्टि से भारत आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है या पाया जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी थी पहले ही इस चित्र के माध्यम से। अब अपन जानेंगे आगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय मान। क्या है अक्षांशीय मान और क्या है देशांतरीय मान। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना पाया जाता है और कहाँ तक पाया जाता है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है उनका विस्तार आपके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कन्याकुमारी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा कॉल तक पाया जाता है। और बात की जाए संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार की, तो भारत का जो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है यह 6 डिग्री 45 मिनट यानी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो कि बड़ा निकोबार से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि इंदिरा कॉल यानी जम्मू कश्मीर तक पाया जाता है। यानी भारत के अक्षांशीय विस्तार की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें आपके जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कन्याकुमारी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी इंदिरा कॉल तक पाया जाता है। उसी प्रकार संपूर्ण यानी पूरा का पूरा बेल्ट जो भारत का है अक्षांशीय विस्तार के आधार पर 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश के अंदर स्थान की बात की जाए तो बड़ा निकोबार से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि इंदिरा कॉल तक पाया जाता है। अब देखते हैं भारत की जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय अंतराल है वह कितना पाया जाता है। तो इस भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय अंतराल है वह आपके 29 डिग्री 2 मिनट पाया जाता है। क्यों?
क्योंकि मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बताया था दोस्तों, कितना बताया था, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 37 डिग्री 6 मिनट में से अपन 8 डिग्री 4 मिनट घटाएंगे तो आपको शेषफल जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, 29 डिग्री 2 मिनट के रूप में प्राप्त होगा। यह भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय अंतराल पाया जाता है, यानी कि अंतर पाया जाता है। उसी प्रकार बात की जाए इस संपूर्ण भारत की भूमि का अक्षांशीय अंतराल की, तो यह संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय अंतराल आपके 30 डिग्री 2 मिनट यानी 30 डिग्री 21 मिनट के रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों यानी कि इनको 30 डिग्री 2 मिनट के नाम से भी जाना जाता है। यानी अपन ने देखा था संपूर्ण भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है ये था कितना, 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक था। अब क्या करेंगे अपन, इन 37 डिग्री 6 मिनट में से 6 डिग्री 45 मिनट है वो माइनस कर देंगे, तब अपने पास में 30 डिग्री 2 मिनट आपके अपने आप अंतराल देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गई अपने अक्षांशीय अंतराल के आधार पर ये दो आंकड़े। तो मुख्य भूमि का आंकड़ा है आपके 29 डिग्री 2 मिनट, उसी प्रकार 30 डिग्री 2 मिनट ये मुख्य भूमि, यानी मुख्य भूमि नहीं संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय अंतराल। अब दोस्तों बात की जाए लगभग के आधार पर, तो भारत के अक्षांशीय विस्तार जो एक लगभग पाया जाता है, तो इनकी बात की जाए तो यह 30 डिग्री के समकक्ष पाया जाता है। और भारत के बीचों बीच एक जो कर्क रेखा गुजरती है जो भारत को उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में बांटने का कार्य भी करती है। अब बात की जाए इस कर्क रेखा की, तो यह भारत के यानी भारत के एकदम मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है और यह भारत को दो भागों में यानी दो कटिबंधों के अंदर बांटती है। एक भाग जो उष्ण कटिबंध कहलाता है और दूसरा भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि यह स्थिति है भारत के अंदर, जो इन कटिबंधों की बात की जाए तो कटिबंधों के रूप में इन्होंने दो भागों में बांटा था। जो कर्क रेखा से उत्तर की ओर जो कटिबंध पाया जाता है वो शीतोष्ण के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार जो दक्षिण में पाया जाता है वो उष्ण कटिबंध के रूप में भी जाना जाता है। अब जो यह कर्क रेखा है, यह कर्क रेखा यह 20 डिग्री के रूप में आपको दिखाई दे रही है, यानी यह कर्क रेखा है, यह मुख्य रूप से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उस राज्यों की बात की जाए तो उस राज्यों के नाम हैं गुराम जहाज पत्रिमी, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यह 8 राज्य जो इस कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। अब कटिबंधों के बारे में आपको बता दिया, जो उत्तरी भाग में ये शीतोष्णीय कटिबंध और दक्षिणी भाग में वो उष्ण कटिबंध हो गया। अब बात की जाए इस भारत के विस्तार की, इस भारत के विस्तार की बात की जाए तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है यानी कि मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है। यानी यहाँ पर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, 8 डिग्री 4 मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट पर आपके कन्याकुमारी से लेकर के उत्तर के अंदर जो आपका भाग है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर आपके इंदिरा कौल एक स्थान है जो आपके यूटी लद्दाख के अंदर यानी यूनियन टेरिटरी के अंदर पाया जाता है, जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर पाया जाता था। आज वह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गया है, तो कहीं जम्मू बन गया तो कहीं लद्दाख के रूप में बन गया है। अब ये तो भारत के लंबाई की बात हो गई। अब लंबाई की बात की जाए तो लंबाई कितनी है जो दक्षिण से लेकर के उत्तर की, यह लंबाई है आपके 3214 किलोमीटर। ये होने के बाद में अपन देखेंगे भारत की पूर्व से लेकर के पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो लंबाई की बात की जाए तो इनकी जो लंबाई पाई जाती है यह 2933 किलोमीटर पाई जाती है। और यह स्थानों की बात की जाए तो अंतिम शोर की बात की जाए तो गौर माता गुजरात यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर किबिथू यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर एक स्थान है जो अंतिम शोर पश्चिमी भाग के अंदर किबिथू नामक स्थान है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है। और इनकी जो डिग्री की बात की जाए तो यह 97 डिग्री 25 मिनट के ऊपर स्थित है। यानी अब बात की जाए पूर्व से पश्चिम के विस्तार की तो यह गौर माता गुजरात यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थान है आपके किबिथू अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इनकी लंबाई मुख्य रूप से पाई जाती है इन दोनों के मध्य 2933 किलोमीटर। ये तो हो गया आपके दोस्तों इस जो मानचित्र भारत का बना हुआ है, इनके माध्यम से आपको बता दिया कि कर्क रेखा क्या है और भारत का जो विस्तार है वो कितना पाया जाता है और इनके अंदर कौन कौन से स्थान है।
अब एक प्रश्न और भी रह गया है, जो यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि इंदिरा पॉइंट यानी बड़ा निकोबार से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट जो उत्तरी अक्षांश के इंदिरा कोल तक यह भारत की संपूर्ण भूमि का विस्तार पाया जाता है। यह तो दोस्तों हो गया आपके अक्षांशीय विस्तार। ये अक्षांशीय विस्तार होने के बाद में अपन जानेंगे भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उनको, यानी यह देशांतरीय विस्तार है यह किस प्रकार पाया जाता है भारत की स्थिति के अंदर, तो उनको भी जानते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो के साथ बने रहे और जी हाँ, नोट्स बनाना ना भूलें, क्योंकि यह एक भारत की स्थिति के बारे में संपूर्ण तरीके से नोट्स तैयार किया हुआ है। और कक्षा की बात की जाए तो कक्षा 11वीं की जो एक भारत का भूगोल किताब है उनके अंदर जो पहला अध्याय है उस पहले अध्याय में से किसी भी प्रकार का कोई शब्द पीछे नहीं हटेगा और न ही बचेगा। जो यह नोट्स मैं बता रहा हूँ यह पूरा का पूरा आप एक फेयर रजिस्टर लेकर के उनके अंदर सही ढंग से जमा कर लिख दें तो आपके आजीवन के लिए काम आने वाली चीज़ है। तो दोस्तों जिससे यह नोट्स नहीं बन रहा है वो इस वीडियो को रोक रोक कर भी यह नोट्स बना सकता है। तो देखते हैं, अपन ने अक्षांशीय स्थिति तो देख ली, अब भारत की जो देशांतरीय विस्तार है उनको देखते हैं। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है यह 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में पाया जाता है। यानी भारत के देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। अब बात की जाए भारत के देशांतरीय विस्तार के अंतराल की, तो यह अंतराल पाया जाता है आपके कितना 29 डिग्री 18 मिनट 29 डिग्री 18 मिनट भारत का देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। अब भारत के देशांतरीय विस्तार है वो लगभग की बात की जाए तो यह भी आपके लगभग 30 डिग्री के समकक्ष पाया जाता है। यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार था लगभग वो भी 30 डिग्री ही पाया जा रहा था। उसी प्रकार बात की जाए भारत के देशांतरीय विस्तार की तो यह भी लगभग आपके 30 डिग्री के समकक्ष पाया जाता है। तो दोस्तों यह जो भारत की स्थिति के रूप में अपना जो टॉपिक हो रहा है इनके अंदर मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहूँगा। इस प्रश्न के अंदर आपका देशांतरीय विस्तार है वो कितना, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, आप मुझे इस प्रश्न के यानी इस प्रश्न का जो जवाब है वह आप मुझे पूरा का पूरा एक जो उत्तर है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इस प्रश्न का जवाब है वह ज़रूर दें अपनी इच्छा के अनुसार कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो ए के अंदर आपके 27 डिग्री लिखा हुआ है, बी के अंदर 28 डिग्री लिखा हुआ है, सी के अंदर 29 डिग्री लिखा हुआ है और डी के अंदर आपके 31 डिग्री लिखा हुआ है। तो कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होना चाहिए जो यह वीडियो तो सुन रहा है लेकिन इनका जवाब है वो आपकी ओर से नहीं दे रहा है। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि वह इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर अपन देखते हैं इस भारत के नक्शे को कि भारत के नक्शे के अंदर यह लंबाई बताई हुई है 3214 किलोमीटर तो भारत की लंबाई है। जो दक्षिण से उत्तर की ओर यानी उत्तर से दक्षिण के बीच की जो लंबाई भारत की पाई जाती है वह 3214 किलोमीटर है। ये डाटा मैंने पहले भी आपको बता रखा है लेकिन एक बार फिर बता दिया है क्योंकि यह लंबाई यहाँ पर दी हुई है इसलिए। अब दोस्तों जो भारत का एक जो पूर्व से पश्चिम भाग है इनकी जो लंबाई की बात की जाए यह लंबाई आपके 2933 किलोमीटर पाई जाती है। ये होने के बाद में दोस्तों अपन जानेंगे जो यह एक टिक टिक के रूप में रेखा खींची गई है, जो यह रेखा है इनको जानेंगे कि वास्तव में यह रेखा क्यों खींची गई है और क्या है। तो यह रेखा आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के रूप में जानी जाती है, जो एक भारत की समय मानक रेखा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि भारत के अंदर जो भी समय का निर्धारण किया जाता है वह इस 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 5 मिनट के रूप में इनको देखते हैं। यानी ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से भी जानी जाती है और यह रेखा भारत के मुख्य रूप से 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से एक यूपी यानी उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। इन मुख्य रूप से 5 राज्यों से होकर यह भारत की जो समय मानक रेखा है यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है यह इनसे होकर गुजरती है। अब बात की जाए भारत के पूर्व से लेकर के पश्चिम के बीच की जो लंबाई है यह 2933 किलोमीटर। तो यहाँ पर समय की बात की जाए यानी समय की गणना की बात की जाए तो समय का कितना अंतर पाया जाता है, यानी पूर्व से लेकर के पश्चिम के बीच में
भारत की समय मानक रेखा है वो इनका अंतर कितना बताती है, तो इनको जानते हैं अपन। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह भारत की समय मानक रेखा है। यह यानी भारत के पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग दोनों के बीच में यह अपने समय को दिखाती है कि यह जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर आपके 8 बज जाते हैं दिन के, यानी मॉर्निंग के। तो जो भारत का जो पूर्वी शोर है जो किबिथू स्थान के रूप में, वहाँ पर आपके 10 बजे दिखाने का कार्य करेगी। यानी कि अब प्रश्न मैं आपसे करता हूँ कि जब गौर माता गुजरात के अंदर 68 डिग्री के ऊपर आपके 8 बज जाते हैं, तो आपके जो पूर्वी भाग के अंदर किबिथू स्थान है वहाँ पर 10 बज जाते हैं। तो आप मुझे बताएं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो खींची गई है यह, इनके ऊपर भारत का समय क्या होगा, यानी कि 9 बजे होगी करेक्टली, क्योंकि 8 के बाद में 9 आते, 10 से पहले भी 9 आते, यानी कि 1 घंटा इधर भी है और 1 घंटा इधर भी है। इसलिए जो समय मानक रेखा होती है वह हमेशा हर देश के एकदम 20-20 क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तो यह दोस्तों आपको इस नक्शे के माध्यम से बता दिया। अब जो यह नोट्स के रूप में चीज़ लिखी हुई है इनको भी थोड़ा जान लेते हैं कि भारत का जो मानक समय देशांतर यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के एक नैनी स्थान से निर्धारित किया जाता है। यानी भारत का जो समय मानक रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह आपके मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के नैनी स्थान से होकर निर्धारित किया गया है। अब बात की जाए इस समय मानक रेखा की, जो समय मानक देशांतर है यह भारत के मुख्य रूप से 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से क्रम है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बताया जा रहा है। यानी इस प्रकार बताया जाएगा, जिसमें से आपका ऊपरी जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। यह मुख्य रूप से 5 राज्य हैं जहाँ से होकर के जो समय मानक रेखा है वो गुजरती है। अब आगे चलते हैं अपन। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से गुजरात राज्य के भाग तक वास्तविक जो स्थानीय समय है उनमें लगभग आपके 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। यह चीज़ मैंने आपको पहले से ही बता रखी है। अब भारत का जो मानक समय है यह ग्रीनविच मध्य समय यानी कि जीएमटी का अर्थ हुआ, जी का मतलब ग्रीनविच, एम का मतलब माध्य और टी का मतलब टाइम या फिर समय। यानी जो भारत का समय मानक रेखा जो 82.5 डिग्री वाली है, यह जो एक विश्व की समय मानक रेखा 0 डिग्री देशांतर के रूप में अपन ने देखी थी, उनसे कितने घंटे आगे समय दिखाती है। तो जो ग्रीनविच रेखा थी उनसे जो भारत की समय मानक रेखा है यानी 82.5 डिग्री रेखा है वह 5.5 घंटे आगे अपना समय दिखाने का कार्य करती है। ये हो गया। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं अपन एक जल संधि है जो पाक जल संधि के नाम से जानी जाती है। तो भारत के एक तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? पाक जल संधि के द्वारा। यानी भारत देश और श्रीलंका देश, इन दोनों के मध्य में आपके पाक जल संधि बनी हुई है, जो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का कार्य इनके द्वारा होता है। अब देखेंगे अपन सीमा की रेखाएं। ठीक है, सीमाएं कौन कौन सी है, यानी अलग अलग देशों के मध्य जो सीमाएं पाई जाती है वो अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जो सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, यह सीमा आपके रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाएगी। अब रेड क्लिफ रेखा के नाम से यह सीमा क्यों जानी जाती है? क्योंकि यह सर रेड क्रिक के द्वारा इनकी निर्धारण किया गया था, इसलिए इनका नाम ही, इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना गया। यह रेखा आपके भारत और पाकिस्तान के बीच पाई जाती है। उसके बाद में अपन जानेंगे इस भारत और चीन देश है, इनकी जो जो इनकी सीमा है, यानी इन दो देशों को अलग करने वाली जो सीमा है वह आपके मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। यानी भारत और चीन के मध्य में जो मैकमोहन रेखा है, इनका निर्धारण है वो भी आपके 1914 के अंदर हो जाता है। और यह रेखा, रेड क्लिफ रेखा को अपन ने जान लिया भारत और पाकिस्तान के बीच पाई जाती है। उसी प्रकार मैकमोहन रेखा है, यह भारत और चीन के मध्य पाई जाती है। इनका निर्धारण है वो 1914 के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा पाई जाती है
जिसका नाम है डूरंड रेखा। पाकिस्तान और भारत के मध्य पाकिस्तान और भारत के मध्य तो रेड क्लिफ रेखा पाई जाती है, और भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, यानी भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा पाई जाती है वो डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। और इनका जो निर्धारण है वो आपके मुख्य रूप से 1893 के अंदर किया गया था। फिर यानदाबू संधि है, यह मुख्य रूप से 1926 के अंदर भारत व म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने का कार्य करती है। भारत और म्यांमार के मध्य कोई सीमा बनी हुई है, उनका निर्धारण है वो आपके 1926 के अंदर हो जाता है, और यहाँ की जो संधि कहलाती है वो यानदाबू संधि के नाम से जानी जाती है। अब बात की जाए, एक नोट के अंदर लिखा हुआ है नोट। अब नोट के अंदर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इस पेज को बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद में जूम करने के बाद देखते हैं। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा है, इनको हम जीरो लाइन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो एक भारत का राज्य है त्रिपुरा और एक है देश बांग्लादेश, उनकी सीमा को हम जीरो लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये भी थोड़ी बात ध्यान में रखना। और उसके बाद में भारत और बाकी देशों के बीच में जो विवादित क्षेत्र हैं उनको भी जान लेते हैं, कौन कौन से क्षेत्र है जो विवादित है। तो तीस्ता नदी जल विवाद, यह भारत और बांग्लादेश के मध्य पाया जाता है। भारत के अंदर आपके राज्य की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल है। फिर 3 बीघा गलियारा, यह आपके भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित क्षेत्र है। और उसके बाद में न्यूमुर द्वीप है, यह न्यूमुर द्वीप आपके भारत और बांग्लादेश के बीच में पाया जाता है। यह भी एक विवाद है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में, यानी जो ये है मुख्य रूप से 3 विवाद दिख रहे हैं आपके विवादित क्षेत्र। कहीं तीस्ता नदी जल विवाद है, कहीं 3 बीघा गलियारा है, कहीं न्यूमुर द्वीप है। ये तीनों के तीनों विवादित क्षेत्र है जो भारत और बांग्लादेश के मध्य पाए जाते हैं। और उसके बाद में अपन आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे अपने को और भी विवादित क्षेत्र है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक कस्सत्यु द्वीप। ये कस्सत्यु द्वीप है आपके भारत और श्रीलंका के बीच में एक वर्तमान के अंदर विवादित क्षेत्र के रूप में पाया जाता है। और सर क्रीक क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवादित क्षेत्र है। उसी प्रकार बात की जाए कोरी क्रीक की, तो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवादित क्षेत्र के रूप में, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य भी 2 विवादित क्षेत्र है, जिसमें से एक कोरी क्रीक और दूसरा है सर क्रीक। तो यह 2 विवादित क्षेत्र जो भारत और पाकिस्तान के मध्य पाए जाते हैं। उसी प्रकार बांग्लादेश और भारत के मध्य में 3 विवादित क्षेत्र थे, जिसमें से मैंने उनके अलग अलग नाम के साथ में आपको बता दिया है। और एक है जो भारत और श्रीलंका के मध्य वर्तमान के अंदर विवादित क्षेत्र है, जो एक द्वीप के रूप में कस्सत्यु द्वीप के रूप में जाना जाता है उसको। भारत का जो कुल क्षेत्रफल की बात की जाए, अब भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल आपके 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32.8 लाख के रूप में जाना जाता है, जो विश्व के कुल भूभाग का आपके 2.42% यानी कि 2.4 भाग के रूप में पाया जाता है। यानी भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और बात की जाए विश्व के भूभाग की, तो भारत के जो भारत है वो विश्व के अंदर 2.42% अपना भूभाग रखता है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है वह विश्व का आपके 7वां बड़ा देश है। यानी इस विश्व के अंदर भारत का देखा जाए, यानी भारत के स्थान को देखा जाए तो भारत है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। उसी प्रकार 6 देश है वो बड़े कौन कौन से हैं भारत से ऊपर देखा जाए तो पहला रूस है, क्षेत्रफल के अंदर विश्व के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। दूसरा है कनाडा, तीसरा USA, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां अपने जो है भारत के रूप में, और 8वां है अर्जेंटीना। तो यह मुख्य रूप से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश है। अब भारत के अंदर मुख्य रूप से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं। और सबसे नया राज्य की बात की जाए तो भारत के अंदर सबसे नया राज्य है जो तेलंगाना के रूप में बना है, और वह राज्य 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में अपना स्थान प्राप्त करने में सक्षम हुआ था। अब बात की जाए जम्मू कश्मीर राज्य की, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का
दर्जा हटाते हुए 2 यूटी यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी एक जम्मू कश्मीर जो राजधानी के रूप में था श्रीनगर की, जो जम्मू, व दूसरा लद्दाख है, इसकी राजधानी आपकी हो गई लेह। यानी इन दोनों को अलग यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का कार्य है वह 31 अक्टूबर 2019 को किया गया, और यही पहले एक जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों, आपको यह जो नोट्स मिल रहा है यह मेरे ख्याल में आपके लिए अति मोस्ट होगा, इसलिए आप कोई खाली पेज लेकर के यह नोट्स है वो बनाना ना भूलें। और कोई किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट लगता है तो आप मुझे इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो के अंदर एक मैसेज लिखा जाता है, वहाँ पर आप डीएम में आकर के मैसेज ज़रूर कर सकते हैं कि वास्तव में यहाँ पर यह त्रुटि या कमी पाई गई। अब देखते हैं आगे दोस्तों। 26 जनवरी 2020 के दिन आपके दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दादर नगर हवेली तथा दमन दीव बनाया गया, जिसकी राजधानी क्या रखा है, दमन के रूप में रखा गया है। यानी दोस्तों क्या होता है, 26 जनवरी 2020 को आपके जो दादर नगर हवेली तथा एक दमन दीव, यह दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे पहले अलग अलग, फिर इनका दोनों का विलयीकरण करके एक आपके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जो जिसकी राजधानी क्या रखा है, दमन रखा है। अब भारत के जो 16 राज्य है, भारत के 16 राज्यों की 7 देशों से स्थलीय सीमा लगती। अब भारत के जो राज्य है मुख्य रूप से 28, उसमें से आपके 16 राज्य है, इनकी भारत के जो 16 राज्य है इनकी सीमा जो स्थलीय सीमा है वह मुख्य रूप से 7 देशों से लगती है, और भारत के जो 9 राज्य हैं उनकी तटीय समुद्री सीमा लगती है। यानी भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी तटीय और समुद्री सीमा लगती है, और भारत के 2 राज्यों की जो सीमा है वो स्थलीय और तटीय दोनों रूप में लगती है। अब प्रश्न बनते हैं 3, यानी जो 16 राज्यों की भारत की जो सीमा है वो 7 देशों से लगती है, और उसी प्रकार बात की जाए भारत के 9 राज्यों की सीमाएं हैं वो तटीय और समुद्री सीमा के रूप में लगती है, और भारत के 2 राज्य ऐसे जिनकी सीमा है वो स्थलीय और तटीय दोनों रूप में लगती है। तो यह 2 राज्य कौन से हैं जो स्थलीय और तटीय सीमा बनाते हैं, जिसमें से एक गुजरात है और दूसरा है आपके पश्चिमी बंगाल। तो ये 2 राज्य हो गए। उसके बाद में प्रश्न आता है कि 5 राज्य है जो आंतरिक सीमा बनाने का कार्य भी करते हैं, जिसमें से एक हरियाणा है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा झारखंड है और 5वां तेलंगाना है। यह 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत के अंदर आंतरिक सीमा बनाने का कार्य भी करते हैं। अब देख लो आप, यह जो भारत का नक्शा है इसके अंदर किस प्रकार आपके केंद्र शासित प्रदेश दिखाए गए हैं और इनके साथ साथ राज्यों की जो स्थलीय सीमा है वह भी किस प्रकार दिखाई जा रही है, आप इस नक्शे के माध्यम से देख लीजिए। तो ये देखो आप, गुजरात की सीमा है, गुजरात और राजस्थान की सीमा, यह दोनों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, उनके साथ साथ पंजाब की भी लगती है, और इधर देखा जाए जम्मू कश्मीर की लगती है और लद्दाख की भी लगती है। अब लद्दाख की सीमा है वो आपके अफ़गानिस्तान से भी लगती है, और ये एक यूटी है जो जम्मू कश्मीर के क्या लद्दाख के रूप में, तो लद्दाख की सीमा आपके केंद्र शासित प्रदेश जो इस अफ़गानिस्तान के साथ भी लगती है। बात की जाए चीन की, तो चीन के साथ में 4 राज्यों की और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। तो 4 राज्य कौन कौन से आपके मुख्य रूप से, एक तो आपके है अब नेपाल है, नेपाल के साथ सीमा लगती है आपके 5 राज्यों की। उसी प्रकार भूटान के साथ में आपके 4 राज्यों की सीमा लगती है, और पाकिस्तान के साथ में 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। उसी प्रकार आपके बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है, और म्यांमार से 4 राज्यों की सीमाएं लगती है। ये तो अपन ने जान लिया। उसके बाद में चलते हैं आगे दोस्तों। ये अपन ने राज्यों की स्थलीय सीमा को जान लिया। अब देखते हैं इनको कि भारत के 3 राज्य जो 3 देशों के साथ में सीमाएं बनाने का कार्य करते हैं। तो भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो वह राज्य कौन से हैं, जिसमें से एक सिक्किम है, दूसरा पश्चिम बंगाल है और तीसरा अरुणाचल प्रदेश है। यह तीनों राज्य क्या करते हैं, भारत के यह 3 राज्य जो 3 देशों के साथ में अपनी सीमाएं बनाते हैं। और उसके बाद में देखते हैं भारत के 10 राज्य ऐसे हैं जो केवल एक देश के साथ में सीमा बनाने का कार्य करते हैं। तो भारत के अंदर 10 राज्य ऐसे भी है
जो एक एक देश के साथ में सीमा बनाते हैं अपनी। और जो 10 राज्य कौन कौन से देखते हैं, जिसमें से एक गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। यह मुख्य रूप से जो 10 राज्य है, यह भारत के ऐसे राज्य है जो एक एक देश के साथ में अपनी सीमाएं बनाते हैं। अब त्रिपुरा राज्य एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन है ऐसा? त्रिपुरा राज्य एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से अपना जो स्थलीय भाग है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से इनका घिरा हुआ है। किसका? त्रिपुरा का। अब उत्तर प्रदेश राज्य है, यह एक सर्वाधिक 8 राज्यों से तथा असम में राज्य है वो 7 राज्यों से अपनी सीमाएं बनाता है। बात की जाए कि कौन सा राज्य है वो ज़्यादा राज्यों से अपनी सीमाएं बनाता है, तो उत्तर प्रदेश है। यह मुख्य रूप से जो सर्वाधिक 8 राज्यों से सीमाएं बनाता है। उनके साथ साथ बात की जाए असम की, तो यह मुख्य रूप से 7 राज्यों के साथ में अपनी सीमाएं बनाता है। अब 7 बहनों के नाम से जो राज्य कहलाते हैं उनके नाम देखते हैं कौन कौन से है। 7 सिस्टर्स स्टेट, यानी कि 7 बहनों के नाम से जाने जाने वाले राज्य। तो उत्तर पूर्वी भाग के अंदर 7 राज्य आते हैं, जिनमें से आपके मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम जैसे यह 7 राज्य है जो 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। इनके भाग की बात की जाए तो यह उत्तर पूर्वी बेल्ट के अंदर पाए जाते हैं और इनको 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखते हैं, भारत की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वह आपके 15,200 किलोमीटर पाई जाती है। और भारत की कुल तटीय तथा समुद्री सीमा की लंबाई की बात की जाए तो यह भारत की 7,516 किलोमीटर पाई जाती है, जो कि अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप सहित पाई जाती है। भारत की कुल तटीय और स्थलीय सीमा की जो लंबाई है यह मुख्य रूप से आपके 22,716.6 किलोमीटर पाई जाती है। और भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है वह आपके 1600 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। और यह जो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा है जो 6100 किलोमीटर, यह आपके अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप को छोड़ करके बताई जा रही है। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वह आपके बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेटर निकोबार के रूप में माना जाता है, जिनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमिलियन पॉइंट के रूप में जाना जाता है। और यह आपके 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आने से क्या हो गया है? जलमग्न हो गया है। और यह आपका जो इंदिरा पॉइंट है यह बड़ा निकोबार के अंदर पाया जाता है, यानी ग्रेट निकोबार के अंदर पाया जाता है। इनका जो एक उपनाम की बात की जाए तो यह पैगमिलियन पॉइंट के रूप में भी इनको जाना जाता है। और यह सुनामी आने से जलमग्न हो गया है 26 दिसंबर 2004 को। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है यह आपके कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु राज्य के अंदर पाया जाता है। और भारत का जो उत्तर का स्थान है, भारत का सबसे उत्तरतम स्थान कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? लद्दाख के अंदर पाया जाता है। अब भारत का सबसे पूर्व का स्थान है, यानी भारत का सबसे पूर्वतम स्थान कौन सा है, पूर्वतम बिंदु कौन सा है? तो आपके किबिथू, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है। और भारत का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमी स्थान है जो गौरमाता गुजरात के रूप में पाया जाता है। और भारत की स्थलीय सीमा है वह 7 देशों से लगती है, जिसकी लंबाई है वो एक अवरोही क्रम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की। यह 7 देश हैं, इनकी अवरोही क्रम की लंबाई वह किस प्रकार है? तो सबसे ज़्यादा भारत की जो स्थलीय सीमा है वह मुख्य रूप से आपके बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। उसके बाद में आपके चीन से लगती है, उसके बाद में पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भारत, उसके बाद में भूटान, उसके बाद में आपके अफगानिस्तान का स्थान लगता है। तो देखते हैं जो दोस्तों, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिनकी सबसे लंबी सीमा भारत से लगती है। कौन सी? स्थलीय सीमा। यानी बांग्लादेश की जो भारत से स्थलीय सीमा लगती है वो सबसे लंबी सीमा लगती है। और इसकी सीमा की लंबाई की बात की जाए तो यह लंबाई पाई जाती है आपके 4000 सिनु किलोमीटर। कितनी पाई जाती है? ये सबसे सर्वाधिक लंबी सीमा है जो बांग्लादेश के रूप में है।
और 4096 किलोमीटर पाई जाती है। और बात की जाए यह बांग्लादेश यह किन किन राज्यों के साथ में सीमा लगाता है, तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, यानी इन 5 राज्यों के साथ में अपनी सीमाएं बनाता है, जो सीमा की लंबाई कितनी है, 4096 किलोमीटर। उसके बाद में आपके चीन देश आता है। चीन की लंबाई है आपके 3917 किलोमीटर, और यह चीन मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के साथ में अपनी सीमाएं बनाता है। उसके बाद में देखा जाए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की सीमा की लंबाई है आपके 3310 किलोमीटर, यानी भारत और पाकिस्तान की जो सीमा लगती है यह इस सीमा की लंबाई है 3310 किलोमीटर। और इनसे जो भारत के लगने वाले राज्य है उसमें से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य इस पाकिस्तान की सीमा के साथ में जुड़े हुए या फिर लगे हुए हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं, और पाकिस्तान को जान लिया। उसके बाद में 4 नंबर पर आपके नेपाल है। तो नेपाल की भारत के साथ में जो स्थलीय सीमा लगती है वह 1752 किलोमीटर लगती है, और इनके साथ में भारत के राज्य है बिहार, यूपी, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे राज्य है वह इस नेपाल देश के साथ में भारत की स्थलीय सीमा लगाते हैं, और स्थलीय सीमा की लंबाई है वह आपके 1752 किलोमीटर पाई जाती है। फिर इसके बाद में 5 नंबर पर आपके म्यांमार देश आ जाता है। तो म्यांमार देश की लंबाई है वह 458 किलोमीटर पाई जाती है, और यह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्यों के साथ में अपनी सीमाएं बनाता है। फिर बात की जाए भूटान की, तो म्यांमार की जो लंबाई है वो 1458 किलोमीटर है, और उसके बाद में भूटान एक ऐसा देश है जिसकी भारत के साथ में स्थलीय सीमा है वह 587 किलोमीटर पाई जाती है, और इनके साथ में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य है वो इनके साथ में सीमाएं बनाते हैं। फिर देखते हैं अपन 7 नंबर पर अफगानिस्तान को, जो सबसे छोटी सीमा भारत के साथ में अपनी स्थलीय सीमा के रूप में लगाते हैं, और इस सीमा की लंबाई है आपकी 80 किलोमीटर या फिर 106 किलोमीटर यहाँ की लंबाई पाई जाती है, जो अफगानिस्तान और भारत के मध्य एक स्थलीय सीमा के रूप में है। और यह स्थलीय सीमाओं में से सबसे छोटी सीमा रखने वाला देश है जो अफगानिस्तान है। और भारत के स्थान की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर है वह अफगानिस्तान के साथ में अपनी स्थलीय सीमा बनाता है। अब भारत के जो 9 राज्य है उनकी तटीय सीमा की लंबाई। भारत के 9 राज्यों की जो सीमा है वो तटीय सीमाएं लगती है, जिसमें से अवरोही क्रम के रूप में देखा जाए कि कौन कौन से राज्यों की सीमा है वह किस प्रकार लगती है। इसके अवरोही क्रम के अंदर देखा जाए तो गुजरात राज्य है, इनकी सबसे लंबी तटीय सीमा लगती है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश 2 नंबर पर, 3 नंबर पर तमिलनाडु, 4 नंबर पर महाराष्ट्र और 5 नंबर पर आपके केरल है, 6 नंबर पर उड़ीसा, 7 नंबर पर कर्नाटक और 8 नंबर पर है आपके पश्चिम बंगाल है, और 9वें नंबर पर आपके है जो गोवा की सबसे छोटी तटीय सीमा है वह लगती है। यानी भारत के गोवा राज्य एक ऐसा है जिसकी सीमा है वो तटीय सीमा सबसे छोटी लगती है, और सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगती है तो आपके गुजरात की लगती है। बात की जाए तटीय राज्यों की, तो तटीय राज्यों में सर्वप्रथम आपके सबसे ज़्यादा सीमा थी वो इस गुजरात की थी। उसके बाद में यह महाराष्ट्र हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, कहीं यह आपके पश्चिम बंगाल पड़ा, ये उड़ीसा पड़ा, ये आंध्र प्रदेश पड़ा, ये कर्नाटक पड़ा, कहीं केरल पड़ा तो कहीं तमिलनाडु पड़ा है। ये सब अलग अलग तटीय राज्य पाए जाते हैं, लेकिन यह सबसे छोटा राज्य है जो गोवा है, ये इसकी तटीय सीमा बनाता है सबसे कम। यह आपकी बंगाल की खाड़ी पाई जाती है जो पूर्वी भाग के अंदर है, और पश्चिम भाग के अंदर आपके अरब सागर पाया जाता है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, नोट के रूप में भी आप लिख सकते हो, एक समुद्री मील बराबर 1.824 किलोमीटर इनकी लंबाई पाई जाती है। अब बात की जाए 1.824 इंटू 12 बराबर 21.9 किलोमीटर। ये भारत के अंदर पश्चिमी बेल्ट है जो गुजरात से लेकर के दक्षिणी भाग तक इनकी समुद्री मील यानी समुद्र की मापन की बात की जाए तो यह समुद्र है जो आपके 12 मील तक पाया जाता है। यह आपकी एक आधार रेखा है, इनके आधार पर इनको नापा है, और यह इनके नाप की बात की जाए या आधार रेखा की बात की जाए तो इनसे लेकर के समुद्र की दूरी आपके 12 समुद्री मील
पाई जाती है। नोट के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है कि 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य होते थे, जिसमें से एक प्रांत के रूप में होता था और दूसरा रियासत के रूप में पाया जाता था। यानी 1947 से पूर्व या उनसे पहले भारत के अंदर जो राज्य होते थे वह 2 नामों से जाने जाते थे या 2 प्रकार से होते थे। एक प्रांत के रूप में होता था और दूसरा रियासत के रूप में देखने को मिलता था। उसके बाद में यह भी चीज़ है जो जानने योग्य है और यह बातें अपने को कम ही देखने को मिलती है। तो बात की जाए सर्वप्रथम भारत का नाम है वो किस प्रकार पड़ा और अब भारत को कितने नामों से पुकारा जाता है। तो भारत है इनका सर्वप्रथम नाम। तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास यह आपके सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। जो इसका नामकरण है वो भी एक निम्न प्रकार दर्शाया गया है, जिसमें से कहीं आर्यव्रत, कहीं भारतवर्ष, कहीं हिंदुस्तान, तो कहीं इंडिया। अब देखते हैं कि भारत के अंदर इस भारत का नाम आर्यव्रत कैसे पड़ा। तो इस भारत के अंदर भारत का नाम आर्यवर्त इसलिए पड़ा और सर्वप्रथम आर्यवर्त ही नाम पड़ा था। तो भारत का नाम आर्यव्रत कैसे पड़ा उनको जानते हैं अपन। तो आर्यवर्त यह उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के आधार पर पड़ा था। यानी उत्तर भारत के बेल्ट के अंदर सर्वप्रथम आपके आर्य लोग आए थे, वो आकर बस गए, उसके आधार पर आपके आर्यवर्त नाम पड़ा था। ये होने के बाद में भारतवर्ष, अब भारतवर्ष भारत का नाम क्यों पड़ा। तो भारत का नाम आर्यवर्त के आर्यों के राजा एक भरत, आर्यों का एक राजा था जो भरत था, उसके नाम के आधार पर इस भारत देश का नाम भी भारतवर्ष पड़ा। उसके बाद में भारतवर्ष होने के बाद में अपन जानेंगे हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान का नाम है वह इस भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान है यह आपके सिंधु नदी घाटी में था। वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था या रहने वाला जो मूल निवासी स्थान था वो आपके सिंधु नदी घाटी के अंदर पाया जाता था। जो ईरानी व्यक्ति है इन्होंने इस नदी को हिंदू नदी के नाम से जाना, यानी जो सिंधु नदी थी उनको ईरानी लोगों ने हिंदू नदी के नाम से जाना तथा इस देश का नाम हिंदुस्तान का था। यानी हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा था, तो हिंदुस्तान नाम ईरानी लोगों के द्वारा सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा गया था। उसी प्रकार उसी देश को यानी भारत देश को हिंदुस्तान का था। जो किसने कहा, ईरानी लोगों ने, ईरानियों ने बोला था, ईरान के लोगों ने। उसके बाद में इंडिया है, वह भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो यूनानियों ने सिंधु नदी को आपके इंडस यानी INDUS इंडस के नाम से कहा था। किसने कहा था, इंडिया नाम है यह भारत का क्यों पड़ा। तो यूनानी लोगों ने यानी यूनान से जो व्यक्ति आए थे, लोग आए थे, उन्होंने इस सिंधु नदी को इंडस के नाम से जाना या इंडस नाम से पुकारा तथा देश को इंडिया या फिर इंडिया के नाम से जाना गया। यानी इसी सिंधु नदी को इंडस के नाम से जाना गया और इस देश को इंडिया के नाम से जाना गया था। तो यह इस प्रकार भारत को अपन 4 नामों से पुकारते हैं, जिसमें से भारतवर्ष जो भारत के नाम से पड़ा, हिंदुस्तान सिंधु नदी को हिंदू नदी और हिंदुस्तान जो भारत को कहा गया। उसी प्रकार इंडिया है, इनका नाम यूनानियों के द्वारा पड़ा, यानी यूनानी लोगों ने सिंधु नदी का नाम इंडस कहा और देश का नाम इंडिया कहा। और भारतवर्ष नाम तो भारत के नाम पर पड़ा, लेकिन आर्यवर्त है वो उत्तर भारत के बेल्ट के अंदर आर्यों के नाम पर पड़ा था। अब ये होने के बाद में अपन देखते हैं अक्षांशीय जो विस्तार है इनका प्रभाव किस प्रकार पड़ता है भारत की स्थिति पर। थोड़ा जान लेते हैं इनको भी, क्योंकि ये जानने योग्य चीज़ थी, इसलिए मैंने देखा क्यों ना यह भी हो जाए थोड़ा। तो जो अक्षांशीय विस्तार है इनका प्रभाव यानी कि मुख्य रूप से प्रभाव होगा आपके कर्क रेखा का। तो कर्क रेखा है, यह रेखा मुख्य रूप से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दो देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। कर्क रेखा की बात की जाए तो यह भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अंदर, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जानी जाती है। अब यह जो 8 राज्य ये कौन कौन से, गुराम जासपत्रिमी यानी गुजरात राजस्थान गुराम जासपत्रिमी यानी गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम, यह 8 राज्य जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। अब कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध और उत्तर के अंदर आपके उपोष्ण या फिर शीतोष्ण कटिबंध
पाया जाता है। बात की जाए तो अधिक जो अक्षांशीय विस्तार है इनका प्रभाव है आपके किसके ऊपर पड़ता है, दिन और रात की अवधि के ऊपर पड़ता है। अब जो अक्षांशीय विस्तार का जो अधिक प्रभाव है वो आपके दिन और रात की अवधि के ऊपर पड़ता है। अब केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में आपके 40 मिनट का अंतर पाया जाता है जबकि जम्मू कश्मीर यह अंतर है जो 5 घंटे का जम्मू कश्मीर के अंदर। बात की जाए इस अधिक अक्षांशीय विस्तार की कि वास्तव में इनका प्रभाव वो दिन रात की अवधि पर किस प्रकार पड़ता है, तो केरल में आपके सबसे छोटे यानी केरल के अंदर आपके प्रभाव है वो सबसे छोटे रूप में पड़ता है। उसी प्रकार आपके केरल के अंदर तो सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन के अंदर 45 मिनट का ही अंतर पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर आपके सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन के अंदर 5 घंटे का अंतर पाया जाता है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आपको पता ही है सूर्य है उनकी किरणें वो तिरछी पड़ती है, यानी तो सूर्य ताप कम मिलता है। और शीत ऋतु के अंदर या शीत ऋतु में यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, लेकिन दक्षिण भारत के अंदर केरल व तमिलनाडु इसके अंदर यह रेखा काफ़ी निकट होती है। यहाँ सूर्य की किरणें वो भी लंबा चमकती है और यहाँ पर आपके सूर्य तप है वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात की जाए मुख्य बिंदु की तो यह मुख्य बिंदु थोड़े देखने योग्य हैं। तो भारत सबसे अंतिम छोर पर यानी हिंद महासागर की ओर काफ़ी संकरा होता है तथा अंतरिप का रूप लेता है, जिसे हम कुमारी अंतरिप या फिर कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। तो भारत है यह अंतिम छोर यानी दक्षिणी भाग के अंदर हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, जो एक काफ़ी संकरा होता है यानी वी आकार में होता है। उनको अंतरिप के रूप में भी ले लिया जाता है या बोला जाता है, जिसे कुमारी अंतरिप अथवा कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा कि यह अंतरिप शब्द आया, यह क्यों आया? तो अंतरिप क्या है देखते हैं। समुद्र की ओर एक मुख्य जो स्थलीय भाग का एक निकला हुआ संकरा अथवा पतला भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है उन्हें हम अंतरिप के नाम से जानते हैं। यानी स्थलीय भाग जो मुख्य स्थलीय भाग एक निकला हुआ होता है जो या तो संकरा या फिर पतला भाग है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है, उनको हम अंतरिप के नाम से जानते हैं। अब प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बांटते हुए देखते हैं, जिसमें से एक जो नई दिल्ली है यह भारत की राजधानी कहलाती है। और भारत का एक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राज्यों का गठन है यह मुख्य रूप से आपके भाषाओं के आधार पर देखने को मिलता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वह आपके राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए इस भारत की तो इनके अंदर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है जो गोवा के रूप में पाया जाता है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो सबसे बड़ा आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सबसे छोटा है लक्षद्वीप समूह। यह लक्षद्वीप आपको दिख रहा है, यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य है, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, यह आपके 7 राज्य है जो 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। उत्तरी पूर्वी राज्य जो 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। अब बात की जाए इस भारत की स्थिति के टॉपिक के अंदर, यह सबसे लास्ट पॉइंट है जो भारत और श्रीलंका के बीच में एक रामेश्वर द्वीप भी स्थित है। यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक रामेश्वर द्वीप पाया जाता है। अब दोस्तों आपको जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाने की या कुछ नोट्स के रूप में बताने की कोशिश की है, जिसमें कोई किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि या कोई आपको डाउट लगे तो आप बिना किसी इजाज़त के या बिना किसी डाउट के सीधा आप मैसेज के माध्यम से आप मुझे सूचित कर सकते हैं कि यहाँ पर यह डाउट है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई आपके प्रश्न करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो देखें दोस्तों, वास्तव में आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल के ऊपर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस भी ज़रूर कर लें,
अब दोस्तों शुरुआत की है अपन ने इस जियोग्राफी के अंदर कक्षा 11वीं के पहले पार्ट से ही। और आपको मैं बता दूं कि अपना उद्देश्य ये रहेगा कि 2 महीने के अंदर अपन कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक जियोग्राफी जो किताब है इनका पूरा का पूरा सिलेबस इसी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा, जिसमें से कक्षा 11वीं के जो 2 किताबें हैं उनका पहले आपको अध्ययन इस ऐसे वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा और आप नोट्स बनाते रहे। उसके बाद में कक्षा 12वीं का आएगा, उसके बाद में कक्षा 10th 9th 8 7 और 6 क्लासों का इसी प्रकार आपको मैटर मिलता रहेगा। तो दोस्तों आप बने रहे मेरे चैनल के ऊपर, हर बार नोटिफिकेशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे को एक आपकी ओर से एक धन्यवाद या फिर आभार प्रेषित करने के लिए एक अच्छा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाए। और आपको टाइम हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें जो आपके साथ में पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, राम राम। देखते हैं आगे और भी किसी भी प्रकार का कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो धन्यवाद।